नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। अब तक आपने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के दूसरे देशों या वहां के नेताओं को धमकी देते हुए देखा था, या फिर बहुत से नेता डोनाल्ड ट्रंप को मिस्टर प्रेसिडेंट थैंक यू वेरी मच कहते हुए सुना था। नाटो चीफ तो डोनाल्ड ट्रंप को डैडी कहकर भी बुलाते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप ने किसी और को थैंक यू बोला, और वो भी किसी और को नहीं बल्कि ईरान की सरकार को, ईरान के सुप्रीम लीडर को थैंक यू कह रहा है। तो आखिर क्या वजह थी कि ट्रंप ईरान को, जिस ईरान पर कहा जा रहा था कि अमेरिका अब हमला करेगा, तब हमला करेगा, कुछ घंटे के अंदर ईरान की सत्ता गई, वहां पर अब हमला तो छोड़िए, उल्टे ट्रंप थैंक यू बोल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह थी और क्या कारण है कि अमेरिका ने फिलहाल ईरान पर हमला टाल दिया है? इस पर चर्चा करने के लिए आज मैं एक बार फिर आपके सामने मौजूद हूं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब हमारी आपकी बात हुई थी, तब हमने विस्तार से चर्चा की थी कि ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें अमेरिका की क्या रणनीति होगी और क्या अमेरिका के इस दबाव का ईरान मुकाबला कर पाएगा या नहीं। मैं शुरू से एक बात कहता हूं कि ईरान को लेकर बहुत से लोग या दुनिया के कोने कोने में बहुत सी भ्रांतियां हैं। उसमें से एक छोटी सी भ्रांति ये है कि जब चाहे तब अमेरिका और इजराइल ईरान में सत्ता पलट कर सकता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से ईरान ने अपने सैन्य क्षमता में एक जबरदस्त किस्म का परिवर्तन किया है, वो काबिले तारीफ है, और उसकी वजह से ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो फिलहाल अमेरिका और इजराइल दोनों का मिलकर कुछ दिनों के लिए तो सामना कर ही सकता है। वैसे भी रूस और यूक्रेन के 4 साल के जंग को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि जब यूक्रेन रूस का सामना 4 साल से कर रहा है, हालांकि उसकी तमाम अलग वजह हैं, उसी तरह से ईरान के साथ भी ऐसा नहीं है कि अमेरिका एक झटके में, एक दिन में ईरान को नेस्तनाबूद कर सकता था, और नहीं तो फिर ईरान क्या करता, ये सबसे बड़ी बात है। तो आज हम इसी बात को लेकर आपके सामने आए हैं, ये बताने के लिए कि आखिरकार वो सब कुछ क्या हुआ जिसकी वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि ईरान पर हमला करने जा रहे थे और जो कह रहे थे कि हर हालत में ईरान के रिजीम को चेंज कर देंगे, उन्हें भी उसी रिजीम को थैंक यू बोलना पड़ रहा है। और क्या ये थैंक यू वो मर्जी से बोल रहे हैं या प्रेसिडेंट ट्रंप खुद दबाव में है? लेकिन एक बात तो जरूर है कि इस थैंक यू से जो मैंने एक सबक सीखा, और मुझे लगता है कि दुनिया को सीखना चाहिए, कि ट्रंप के साथ डील करने का तरीका यही है। वैसे भी अगर आप देखें तो आपके गांव, समाज, घर, मोहल्ले में अगर कोई व्यक्ति अगर कहें कि दादागिरी कर रहा हो, लेकिन उसके सामने डट कर आप खड़े हो गए, तो फिर वो पीछे हट जाता है। यही कुछ यहाँ पर भी हुआ। वेनेजुएला में जिस तरह से राष्ट्रपति मादुरो को अपहरण करके लेके गए, जिस तरह वो कह रहे थे कि हम यहाँ की सत्ता गिरा देंगे, हम कोलंबिया कब्जा कर लेंगे, क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, तो हम जो है सो पूरे वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर अपना कब्जा करेंगे। इस बीच ट्रंप के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी ईरान, और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने धमकी दी किसे? ईरान को। वैसे एक दिलचस्प बात यह है कि ईरान को मिटाने के लिए बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की सभ्यता, संस्कृति हजारों साल पुरानी है। अमेरिका का इतिहास तो कुछ 100 साल का है। वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि पिछले 50 साल से अमेरिका में ट्रंप से पहले भी कितने प्रेसिडेंट आए और गए, लेकिन ईरानियन रिजीम उसी जगह पर बनी रही। तो उसकी वजह यह है कि केवल उसे आप उस चश्मे से मत देखिए जो पश्चिमी मीडिया आपको दिखाती है, बल्कि ईरानियन रिजीम का भी आखिर लोग सपोर्ट कर रहे होंगे तभी तो। मैं ये नहीं कहता कि उनका विरोध नहीं है, मैं ये भी नहीं कहता कि ईरानियन रिजीम जो कुछ कर रही है वो सब जायज़ है, नहीं, उसके ऊपर तमाम तरह के आप आरोप लगा सकते हैं। लेकिन फिर अगर उस पैमाने पर देखेंगे तो कौन सी मुल्क है, या बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के दोस्त भी हैं, लेकिन उनके यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। बल्कि खुद अमेरिका में ही आज की तारीख में आप देखिए, इमिग्रेशन के नाम पर पुलिस किस तरीके से नागरिकों के साथ बर्बरता कर रही है, अत्याचार कर रही है। आप कहेंगे कि अमेरिका के हालात कि आप ईरान के साथ तुलना क्यों कर सकते हैं? लेकिन देखिए, ईरान का भी अपना इतिहास है, और जब तक आप उस इतिहास को नहीं समझेंगे तब तक आपको ईरान में मौजूदा जो सत्ता है, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खamenei या उनके की जो रिजीम है,
उसकी मजबूती, उसकी पकड़ और जनता के साथ उसके कनेक्ट को नहीं समझ पाएंगे। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि कुछ परसेंट लोग ईरान में हैं जो असंतुष्ट हैं, जो चाहते हैं कि ये सत्ता बदले, लेकिन उनकी मंशा ये है कि ईरान की सत्ता बदल जाए और फिर ईरान पर अमेरिका का प्रभुत्व हो जाए और फिर पश्चिमी देशों के हिसाब से ये देश चले। वैसे एक बात देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में ईरान के अलावा अब कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ हो सकता है। तो ईरान भी अमेरिका के जद में आ जाए, अमेरिका के चंगुल में आ जाए, ये इच्छा अमेरिका की भी है और इजराइल की इच्छा तो है। बहरहाल ईरान और इजराइल को लेकर तो आप यही कह सकते हैं कि दोनों मुल्क एक दूसरे को धरती पर मिटा देने की बात करते हैं। यहाँ ये कहना बहुत बेमानी है कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि आप टेबल के किस पार से खड़े होकर किस देश को देख रहे हैं। क्योंकि जिस पैमाने पर आप ईरान की सत्ता को, ईरान की सरकार को देखना चाहते हैं, उसी पैमाने पर बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो कि ठीक वही काम कर रहे हैं, लेकिन वो इजराइल का या अमेरिका का प्यारा दुलारा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो कि जब अमेरिका के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं तो उनके ऊपर गाज गिरती है। आज ईरान पर यह गाज गिरने वाली थी, लेकिन उससे पहले वेनेजुएला में क्या हुआ वो हम सब ने देखा। नेपाल, बांग्लादेश पिछले दिनों के उदाहरण हैं। उससे पहले कम से कम दर्जनों ऐसे मामले हैं जहां पर अमेरिका और अमेरिका की एजेंसियों ने रिजीम चेंज किया है। तो वैसी स्थिति में एक बात तो साफ है कि अमेरिका की एजेंसी और इजराइल, इनकी मर्जी, इनकी तमाम ताकत के बावजूद ईरान ने एक बार फिर अपना तख्ता पलट होने से बचा लिया है, कम से कम कुछ दिन के लिए तो सही। लेकिन क्या ईरान पर हमला नहीं होगा, इस मामले में अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये एक बात तो जरूर है कि अभी फिलहाल हमला नहीं हो पा रहा है। और उसकी वजह क्या है? क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब असेसमेंट किया गया, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता तो पहली मिसाइल जैसे ही ईरान पर आती, उसके तुरंत बाद ईरान भी जवाब देता। और ईरान क्या करता? ईरान इजराइल पर हमला करता। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो सैन्य बेस हैं उस पर हमला करता। और ईरान में ये क्षमता है, और इसका गवाह तो मैं खुद भी। पिछले साल जब 12 दिन की जंग हुई और इजराइल पर जब ईरान के मिसाइल 2000 किलोमीटर दूर से आकर सटीक निशाना लेते थे, तो मैंने वो तबाही खुद अपनी आंखों से देखी। वो हालत तब थी जबकि आप समझिए कि ईरान और इजराइल के बीच में जो फासला था, वहाँ पर अमेरिका के और नाटो के कई देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद थे, उनके एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद थे, कम से कम 4 लेयर 5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम। और उसके बाद फिर इजराइल में जो उनका अपना 3 लेयर का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इन सब के बावजूद भी अगर मान लीजिए 20% ईरानी मिसाइल सारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर इजराइल में सटीक निशाना लगाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ईरान के पास मिसाइल से अटैक करने की एक शानदार क्षमता है जो दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में है। अब जो दूसरी बात आती है कि ईरान ने ड्रोन के मामले में एक महारत हासिल की है। रूस यूक्रेन युद्ध में जो रूस ने सबसे पहले ड्रोन वॉरफेयर के तहत जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया वो ईरान ने ही दिया था, शाहिद 136 ड्रोन। अब उसका अलग अलग वर्जन आज की तारीख में बन रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा और ईरान के IRGC के चीफ और दूसरे और लोगों ने भी कहा कि पिछले साल जून के बाद उन्होंने भी खुद को और अधिक इम्प्रोवाइज किया है। ये बात सच है कि जून में इजराइल ने ईरान की मिलिट्री की टॉप लीडरशिप में से बहुत से लोगों का सफाया कर दिया था। उस वक्त स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन फिर कुछ महीनों के दरमियान ईरान ने उस सदमे से निकलने में कामयाब हुआ है। और अब एक बार फिर से उन्होंने अपने सरकार में, अपने सत्ता में वो स्थिति बना ली है। इस बीच उन्होंने मोसाद के और इजराइल के जो दूसरे और एसेट्स हैं उन सबको ईरान में ढूंढा और उनको पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई, उनको उन्होंने सजा दी। तो जाहिर है कि आज की तारीख में ईरान में इजराइल के एसेट्स मौजूद होने के बावजूद उस लेवल पर नहीं है जहां वो रातों रात इस तरह ईरानियन मिलिट्री की या ईरानियन रिजीम के टॉप लोगों का सफाया कर दे। और अगर हैं भी तो उस कोशिश में जो जुटे हैं, लेकिन उसको कामयाबी अब तक नहीं मिली है। इस बीच ईरान ने क्या किया है? ईरान ने अमेरिका को साफ तौर पर कहा, यू विल हिट वी विल हिट, मतलब आप हमला करोगे हम तुरंत हमला करेंगे। तो अमेरिका ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो व्हाइट हाउस में एक के बाद एक बैठकों का सिलसिला चला, प्रेसिडेंट जब इमरजेंसी रूम में अपने तमाम मिलिट्री एडवाइजर्स और दूसरे लोगों के साथ बात करते रहे,
तो उनकी बात यही होती रही कि अगर हम हमला करेंगे तो हमें एक ही बार में सटीक हमला करना पड़ेगा। ऐसा हमला जिससे कि ईरान के सुप्रीम लीडर और ईरान की जो लीडरशिप है वो एक साथ सफाया हो जाए, ईरान की मिलिट्री स्ट्रेंथ को एक साथ सफाया कर जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तो जाहिर है कि उसका जवाब यही था कि जैसे ही ईरान को ये भनक लगेगी, मैंने आपसे कहा था कि ईरान इस हद तक तैयार था कि ईरान को अगर ये लगता कि अब अगले कुछ घंटे में हमला होने वाला है तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तहत इजराइल और अमेरिका पर हमला करने से नहीं चूकता। तो दोनों ही स्थिति में जो विरोध प्रदर्शन के नाम पर सत्ता पलट की बात कही जा रही थी वो बहुत कमजोर होती हुई मुझे दिख रही थी, और ईरान ने ये मन बना लिया था कि बचने के लिए वो इजराइल के साथ जंग करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में सोचिए कि इजराइल ने अमेरिका को क्या सलाह दी। इजराइल ने अमेरिका को सलाह ये दी कि इस वक्त इजराइल को भी थोड़ा समय चाहिए ईरानियन रिजीम से डील करने के लिए। तो जाहिर सी बात थी कि अमेरिका को ये बात समझ में आ गई थी कि ईरान पर हमला करना इतना आसान नहीं होगा। ईरान पर हमला करने के लिए उन्हें एक दिन में 2 दिन में ईरान की कमर तोड़नी होगी, जो इस वक्त अमेरिका करने की स्थिति में नहीं था। दरअसल हुआ ये कि वेनेजुएला पर ऑपरेशन के लिए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में, खास करके भूमध्य सागर में और लाल सागर में, जिसे आप मेडिटेरेनियन सी और रेड सी कहते हैं, तो वहाँ से अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को और अपने बहुत से नेवी के वॉरशिप को बढ़ाकर कैरिबियन सी में भेज दिया था। अब उन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर को, उन्हीं वॉरशिप्स को दोबारा वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें उन्हें हफ्ता 10 दिन लगेगा। तो अभी फिलहाल हफ्ता 10 दिन तक अमेरिका इस स्थिति में नहीं था कि वो कहता कि हम पूरी तरह से तैयार हैं ईरान से जंग लड़ने के लिए, और इसीलिए ये समय चाहिए था। और इस समय को देखते हुए ट्रंप को मजबूरी में ईरान की सत्ता को थैंक यू बोलना पड़ रहा है। और जाहिर सी बात है कि ईरान इस बात को बखूबी समझ रहा है। ईरान तो अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। जहाँ तक इजराइल की बात है तो इजराइल ने, जबकि अमूमन कहा जाता है कि इजराइल हमेशा ईरान पर हमला करने के लिए या ईरान में ऑपरेशन के लिए तैयार रहता है, लेकिन इस बार इजराइल की तरफ से प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा कि थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा हम मुझे समय दीजिए ताकि हम वहाँ पर कुछ और अपनी स्थिति मजबूत करें। इजराइल का प्लान ये था कि प्रदर्शनकारी थोड़े और मजबूत होते, प्रदर्शनकारी कुछ और शहरों पर, कुछ और सरकारी सत्ता प्रतिष्ठानों पर अपना कब्जा करते, तब जाकर हमला किया जाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस स्थिति को समझ लिया था, और यही बात मध्य पूर्व के दूसरे देश भी समझ रहे थे। इसीलिए सऊदी अरब, यूएई, कतर, इजिप्ट और टर्की जैसे देश लगातार अमेरिका से ये कह रहे थे कि अभी आप जंग मत शुरू करें, क्योंकि अगर आप जंग शुरू करेंगे तो ईरान लड़ने के लिए तैयार बैठा है और वो जवाब देगा, और उसके पलटवार होने से मध्य पूर्व पूरी तरह से युद्ध के चपेट में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिका को ये लगा कि ये जंग इतनी आसान नहीं है, और इसीलिए इस पर ईरान के ऊपर हमला करना मुश्किल होगा, और इसीलिए अमेरिका ने ये जंग फिलहाल टालने का फैसला किया है। लेकिन हाँ, अगर आप ये सोचते हैं कि क्या तनाव हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, तो नहीं, बहाना फिर कुछ और होगा। बस यही है कि जब अमेरिका जहाँ पर कमज़ोर पड़ता है वहाँ थोड़े दिन के लिए वो पीछे हटता है, लेकिन वो फिर आएंगे, पूरी ताकत के साथ आएंगे, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप को लेकर ईरान की घेराबंदी करेंगे, और फिर कोई और नया बहाना लेकर आएंगे। अभी तो फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस के गार्डन में कूद कर ये बात कह रहे हैं कि ईरानियन रिजीम ने 800 लोगों की फांसी टाल दी, इसीलिए हमने हमला नहीं करने का फिलहाल फैसला किया है। हालांकि ये 800 लोगों को फांसी देने का फैसला ईरान ने कब किया था, ये भी बात अमेरिका ही कह रहा है, वरना ईरान के विदेश मंत्री और ईरान की रिजीम के ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ऐसा कोई प्लान था भी नहीं। देखिए, जहाँ तक विरोध प्रदर्शन का सवाल है तो विरोध प्रदर्शन हिंसक हो रहे थे, और इसमें दोनों तरफ से ज्यादती हो रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत से वीडियो फुटेज साफ तौर पर बता रहे थे कि प्रदर्शनकारी भी लगातार पुलिस सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे थे, और ऐसी स्थिति में जाहिर है कि सुरक्षा बल भी अपना बल प्रयोग कर रहे थे। मैंने फिर कहा कि ईरान में जो कुछ हो रहा है उसमें आप केवल एक ही बात कह सकते हैं कि ईरान में किसका शासन हो, तो ये बात ईरान के लोग तय करें, ना कि व्हाइट हाउस की मीटिंग में तय हो कि ईरान पर किसका शासन होना चाहिए। दूसरी बात, ईरान के लोग के साथ ईरान की सत्ता सही कर रही है या गलत कर रही है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वो इसलिए क्योंकि ईरान में एक बड़ी आबादी ऐसी भी है जो इस रिजीम से खुश है, एक बड़ी आबादी है जो कि इस रिजीम से खुश नहीं है, और वैसी स्थिति में तो फिर वही डेमोक्रेसी वाली बात है, जिस दिन ज़्यादा आबादी रिजीम से खुश नहीं होगी, रिजीम को जाना पड़ेगा।
लेकिन वो भी फैसला ईरान के लोगों का ही होना चाहिए, ना कि बाहरी मुल्कों का होना चाहिए, खास करके अमेरिका का तो नहीं। एक बात तो है कि दुनिया के तमाम देशों के लिए ईरान ने एक संदेश दिया है, और वो संदेश ये है कि अमेरिका के सामने आपको खड़ा होना होगा। अमेरिका के सामने डटेंगे तभी अमेरिका पीछे हटेगा, वरना वो आपके देश में सत्ता पलट करने की लगातार कोशिश करेगा। वो आपके देश में विरोध प्रदर्शन के बहाने या किसी और बहाने लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश करता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं और आप अमेरिका विरोधी एकजुट हो रहे हैं। बात सीधी सी है कि अमेरिका की नीतियां ही अमेरिका की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है, और इसी वजह से अमेरिका अपने खास दोस्तों को भी खो रहा है। भारत के साथ अमेरिका का व्यवहार हम और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से अमेरिका के पिछले कई राष्ट्रपतियों ने भारत के साथ अच्छी दोस्ती करने की जो कोशिश की थी, ट्रंप उस पर पानी फेरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मसला यहाँ केवल भारत ही नहीं है। अभी अभी आप देखिए कि कनाडा के प्रधानमंत्री चीन गए और उन्होंने चीन से बहुत बड़े बड़े समझौते किए, जिसके तहत अब चीन और कनाडा एक दूसरे को जब सामान भेजेगा तो उसमें टैरिफ ना के बराबर होगा। वहीं अब वो चीन को अपना एक पार्टनर बता रहे हैं, और कनाडा के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है। जिस नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात रूस के राष्ट्रपति करते थे, चीन के राष्ट्रपति करते थे, या भारत जैसा मुल्क करता था, अब कनाडा के प्रधानमंत्री भी नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। यानी एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो अमेरिकी प्रभुत्व से अलग होगा, जहां अमेरिका की हेजीमनी नहीं होगी। और ये बात कौन कर रहा है? वो मुल्क जिसका अमेरिका के साथ सबसे बड़ा लंबा ओपन बॉर्डर है। वो मुल्क अमेरिका को अब अपना दोस्त नहीं मानता। तो जब कनाडा अमेरिका को अपना दोस्त नहीं मानता, तो सोचिए दुनिया का कौन सा मुल्क होगा जो अमेरिका पर भरोसा कर रहा है। और मुझे लगता है कि अमेरिकी जनता भी आज की तारीख में अमेरिकी सरकार, अमेरिकी डीप स्टेट, अमेरिकी रिजीम पर भरोसा करने को बहुत हद तक तैयार नहीं है। और आए दिन अमेरिका में हो रहे विरोध प्रदर्शन इस बात की गवाही भी देते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो ट्रंप जिस जाल को बुन रहे थे दूसरे के लिए, या यूं कहें तो हिंदी में कहते हैं कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद भी इसमें गिरोगे, वही ट्रंप के साथ होता हुआ दिख रहा है। वेनेजुएला का कांटा अभी मुश्किल से निकला नहीं है कि ईरान के मामले में वो फंसते जा रहे हैं। ग्रीनलैंड तो अभी बचा ही है। देखिए कि ग्रीनलैंड के मामले में कैसे वेस्टर्न वर्ल्ड ट्रंप के खिलाफ होंगे, और आखिरकार ट्रंप के साथ क्या होगा। तो फिर वही है, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। उम्मीद है ट्रंप को जल्दी समझ में आ जाए, वरना वो भी परिणाम भुगतने को तैयार रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।